अब बात करते हैं हम जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इस वीडियो के थ्रू हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट को तो जानेंगे ही, उसके साथ साथ सॉल्व करेंगे हम पी ब्लॉक की मैक्सिमम क्वेश्चंस को। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ के टॉपिक को। टॉपिक का नाम है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के बारे में याद रखो, सबसे मेजर प्रॉपर्टी है। एटॉमिक साइज के ऊपर ही सारी प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं। एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल। आपको शेल पता होनी चाहिए, जैसे लिथियम है आपका कॉन्फ़िगरेशन 21, सोडियम है आपका कॉन्फ़िगरेशन 281। तो ये नंबर ऑफ शेल हैं, जिसमें नंबर ऑफ शेल ज्यादा होते हैं उसका साइज बड़ा होता है, यानी लिथियम का साइज छोटा है, सोडियम का साइज बड़ा है, इस तरह से कह सकते हैं। लेकिन अगर नंबर ऑफ शेल इक्वल होती हैं तो एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। जैसे सपोज आपसे कहा जाता है कि आपके पास सोडियम है, आपके पास मैग्नीशियम है, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन 281, 282। तो अब आप समझ सकते हो, अगर इनको साइज में अरेंज करना हो तो एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली टू नंबर ऑफ शेल। यहाँ पे नंबर ऑफ शेल यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 बराबर हैं। अगर नंबर ऑफ शेल बराबर हैं तो हम ये कहते हैं जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसका साइज छोटा है। एटॉमिक नंबर ज्यादा है मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का साइज छोटा होगा, सोडियम का साइज बड़ा होगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज अच्छे से साइज के बारे में आ जानी चाहिए। साइज को कंपेयर करना कोई मुश्किल टास्क नहीं होगा। पहले नंबर ऑफ शेल देखेंगे, लेकिन अगर कॉन्फ़िगरेशन सही ढंग से लिखा है तभी ये बात यहाँ अच्छे से हो सकती है। अब अगर आपने एटॉमिक साइज को कर लिया है तो एटॉमिक साइज के ऊपर याद रखिए सभी की सभी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। जैसे हम कहते हैं कि एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना एटॉमिक साइज छोटा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। पीरियोडिक टेबल में याद रखना है, लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। ग्रुप 18 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि ग्रुप 18 किसी भी तरह से बॉन्ड नहीं बनाते हैं। एक आधा एलिमेंट जरूर बनाते हैं लेकिन बाकी नहीं बनाते हैं। तो वहां पर अगर हम छोड़ दें तो लेफ्ट टू राइट जाने पे ये बढ़ती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, और ये पूरा का पूरा एटॉमिक साइज के बेसिस पे कहा जाता है। एटॉमिक साइज में मैं एक दो बातें और बता दूं आपको कुछ एक्सेप्शन ध्यान रखने हैं। एक्सेप्शन यही है कि हमें पता है लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज बढ़ता है, लेकिन अगर हम बात करें ग्रुप 18 की तो ग्रुप 18 का साइज ग्रुप 17 से बड़ा होता है। एक तो इस एक्सेप्शन को याद रखना। दूसरा, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। गैलियम का साइज बड़ा होना चाहिए, लेकिन गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा होता है। इस पॉइंट को याद रखना है। डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर हम ध्यान रखें सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का साइज बराबर होता है, और उसका कारण होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। या वहां पे याद हो जिरकोनियम और हैफनियम का साइज ऑलमोस्ट बराबर होता है, और उसका साइज होता है, कारण होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो साइज में आपने पर्टिकुलरली इन बातों की तरफ अच्छे से ध्यान रखना है। कहीं भी ये आएंगी ये एक्सेप्शन याद रखना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई एक्सेप्शन नहीं है। ग्रुप 18 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट को नहीं शो करते, लेकिन बाकी सभी में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज और डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। ऐसे ही आप एटॉमिक साइज के साथ साथ आयनाइजेशन एनर्जी को भी ध्यान रखिए। जितना एटॉमिक साइज छोटा होता है उतनी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। तो अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है और डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। तो ये जनरल इसका ट्रेंड है। आयनाइजेशन एनर्जी में खासतौर पे हम एक और बात याद रखे हैं, जहां पर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की आयनाइजेशन एनर्जी अपने नेबर से ज्यादा होती है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की आयनाइजेशन एनर्जी नेबर से ज्यादा होती है। अब देखिए इस बात को ध्यान से रखिएगा। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हाफ फील्ड या फुली फील्ड या ऑक्टेट, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी नेबर से ज्यादा होती है। अगर मैं कहता हूँ ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17, 18, अब यहाँ पर याद रख लो जनरल ट्रेंड तो ये होना चाहिए कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। लेकिन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास ग्रुप नंबर 2 में आता है, ग्रुप नंबर 15 में आता है, ग्रुप नंबर 18 में आता है। अब याद रखना है जो भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी नेबर से ज्यादा होगी। यानी ग्रुप नंबर 2 की आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 1 से भी ज्यादा होगी, 13 से भी ज्यादा होगी, और ग्रुप 15 की आयनाइजेशन एनर्जी अपने नेबर यानी 14 और 16 से भी ज्यादा होगी। ग्रुप 18 की तो है ही ज्यादा। तो हमें याद रखना है ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 14,
group number 16, group number 15 and group number 17 and group number 18। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन, इनको आयनाइजेशन एनर्जी में अरेंज करना है, तो आप अच्छे से जानते हैं ये ग्रुप नंबर 1, 2, 3 और ये 13, 14, 15, 16 के एलिमेंट है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, लेकिन एक्सेप्शन को ध्यान रखना है, कोई भी ग्रुप 2 का होगा या ग्रुप 15 का होगा या ग्रुप 18, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी अपने नेबर से ज़्यादा तो लिथियम, बोरॉन, कार्बन और लिथियम के बाद बोरॉन, बोरॉन के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन। इस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर यही एक्सेप्शन है, इन्हीं एक्सेप्शंस को याद रखिएगा। आयनाइजेशन एनर्जी में एक और खास बात होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी पॉजिटिव चार्ज है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। इस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी के इस पॉइंट को याद रखना। तो मैंने अभी तक आपको एटॉमिक साइज में कैसे अरेंज करना है ये बता दिया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को किस तरह से सॉल्व करना है ये बता दिया है, एक्सेप्शंस एटॉमिक साइज के क्या है ये डायरेक्ट टू द पॉइंट याद रखना, क्योंकि अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पर आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एनर्जी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो गया। पीरियड में कैसे वेरी करता है, ग्रुप नंबर 1 के बाद 13, 13 के बाद 2, 2 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 15, 17, 18। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, थोड़ी चीजें याद करो, ये सारा का सारा ऑर्डर आपको यहाँ से अच्छे से कर लेने की जरूरत होगी। तो ये तो बात होगी इन दो प्रॉपर्टीज की। अब देखें इसी में आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह लो या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कह लो, बात एक ही है। कभी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अरेंज करना आएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी साथ में। एटॉमिक साइज का हमने रिलेशन आपको बता ही दिया है कि एटॉमिक साइज अगर छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, ये आपको हमने रिलेशन बताया। एटॉमिक साइज में कैसे अरेंज करना है अभी आपको सिखाया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल। अगर नंबर ऑफ शेल बराबर हैं तो आपने वहां पर एटॉमिक नंबर को देखना है, वो आपको बता दिया। एटॉमिक साइज इनवर्सली टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब पहले जनरल ट्रेंड समझ लो। जनरल ट्रेंड क्या है, लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है, जनरल ट्रेंड। डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, जनरल ट्रेंड। ये तो हुआ जनरल ट्रेंड। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये कहते हैं कि अगर कोई ऑक्टेट होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम 0 होगी, फिर उसके बाद फुली फिल्ड की होगी, उसके बाद हाफ फिल्ड की होगी और उसके बाद रिमेनिंग जो भी बचता है उसकी होगी। अब जैसे मैं कहता हूँ ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18। मैं एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ। लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब इस तरह से याद रखो, जब भी आपको पीरियड में अरेंज करना हो जनरल ट्रेंड तो भी इंक्रीज होगी, लेकिन एक्सेप्शन है स्टेबल। स्टेबल में भी सबसे पहले ऑक्टेट ढूंढो। ऑक्टेट हमारा ग्रुप नंबर 18 में होता है, तो जो भी ऑक्टेट है उसकी वैल्यू हमेशा सबसे कम, उसको सबसे पीछे लिख दो। ऑक्टेट के बाद फुली फिल्ड ढूंढो। फुली फिल्ड हमारे पास है बेरिलियम, तो ये यहाँ पे बेरिलियम आ जाएगा। फिर हाफ फिल्ड ढूंढो, हाफ फिल्ड होता है ग्रुप 15 यानी नाइट्रोजन। और फिर रिमेनिंग जो भी बच गए उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंगली, यानी यहाँ से आएगा लिथियम, यहाँ से आएगा बोरॉन, यहाँ से आएगा कार्बन, फिर आएगा ऑक्सीजन, फिर आएगा फ्लोरीन। आयनाइजेशन एनर्जी में तो नेबर देखते थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आप सीधा ऑक्टेट सबसे कम, फिर फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन और फिर हाफ फिल्ड और रिमेनिंग को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसानी से प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी, इसको याद रखना। जहां तक डाउन द ग्रुप की बात है, ग्रुप में ये डिक्रीज होती है, लेकिन आपको ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 पे खास तौर पे ध्यान देना है। नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ फ्लोरीन, ये आपके पास है। नाइट्रोजन के पास फास्फोरस, यहाँ सल्फर, यहाँ क्लोरीन। जनरल ट्रेंड है कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, लेकिन इन 3 ग्रुप के अंदर याद रखो सेकंड मेंबर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट मेंबर से ज्यादा होती है। फास्फोरस की नाइट्रोजन से ज्यादा होती है,
ऐसे ही सल्फर की ऑक्सीजन से ज़्यादा, क्लोरीन की फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। इस पॉइंट को यहाँ पर याद रखना। बाकी सारा तो नॉर्मल ट्रेंड है, एक्सेप्शन है तो यहाँ, क्वेश्चन है तो यहाँ, मेन टॉपिक है तो ये, इस पॉइंट को यहाँ पर ऐसे ही याद रखने की कोशिश करना। क्वेश्चन बनेगा तो इसी तरह से। तो अगर ये एक पीरियड के एलिमेंट हैं तो आपको बता दिया आपको किस तरह से करना है। अगर डाउन द ग्रुप के एलिमेंट हैं तो इन 3 जगह मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटिव एलिमेंट होता है क्लोरीन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की, और मोस्ट कहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव किसकी होती है, क्लोरीन की। ये हम यहाँ से इसके अंदर जान सकते हैं। तो एटॉमिक साइज के बेसिस पे ये हमारा टॉपिक हो गया। अब यहीं पर एक और कंसेप्ट समझो, फजांस रूल। इकट्ठे हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फजांस रूल, फजांस रूल के बारे में ध्यान रखो। कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है कि भाई कोवेलेंट कैरेक्टर में अरेंज करना है या आयोनिक कैरेक्टर में अरेंज करना है, तो मान लीजिए फजांस रूल आपने करना है। फजांस रूल ये कहता है कि साइज ऑफ कैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर और साइज ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। ये वहां पे कहा जाता है। साइज ऑफ कैटायन इनवर्सली टू कोवेलेंट कैरेक्टर, साइज ऑफ एनायन डायरेक्टली टू कोवेलेंट कैरेक्टर। डेफिनेशन ये होती है, स्मॉलर द कैटायन बिगर द एनायन हायर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर। आप सिंपल साइज के बेसिस पे ही सॉल्व कर लो, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे सपोज आपसे कहा है, आपके पास है NaCl KCl, अब बताना है कौन ज्यादा कोवेलेंट है। पहले ये देखो कि डिफरेंस किसमें है। एनायन सेम है, सोडियम पॉजिटिव और K पॉजिटिव। अब कैटायन में क्या देखना है, जिसका साइज छोटा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। सोडियम पोटेशियम स्मॉल कौन है, सोडियम, तो NaCl का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। ऐसे ही आपसे कहा NaCl NaBr, ये है। कॉमन चीज को हटाओ, सोडियम सोडियम हटा दिया, अब ये बचा एनायन। एनायन के केस में देखो क्या देखना है, बिगर द एनायन हायर द कोवेलेंट कैरेक्टर। बिगर कौन है, Br, तो NaBr का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली NaCl MgCl2 के बारे में पूछा गया, तो यू कैन अंडरस्टैंड यहाँ पर कॉमन है क्लोरीन, ये सोडियम +1, ये है Mg+2। अब कंपेयर करो साइज ऑफ कैटायन, जो स्मॉलर है, स्मॉलर कौन है, मैग्नीशियम, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। ऐसे ही यहीं पर आप एक दो चीजें और जान लीजिए। जैसे लैटिस एनर्जी की बात आती है, लैटिस एनर्जी में रेंज करना हो। लैटिस एनर्जी का मतलब होता है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे लैटिस एनर्जी कहते हैं। एंड ध्यान रखें, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। हर तरह की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे NaCl और साथ में है KCl, कंपेयर करना है, क्लोरीन सेम है, सोडियम और पोटेशियम, छोटा साइज जिसका लैटिस एनर्जी ज्यादा, छोटा साइज किसका, NaCl का, तो हम कहेंगे सोडियम की लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। ऐसे ही लैटिस एनर्जी MgCl2 और NaCl, सो वी कैन अंडरस्टैंड क्लोराइड क्लोराइड सेम है, सोडियम और मैग्नीशियम, स्मॉलर कौन होता है, मैग्नीशियम, और इस तरह से लैटिस एनर्जी MgCl2 की ज्यादा रहेगी। इस तरह से आप लैटिस एनर्जी को बता सकते हो। आपसे कहा CuCl CuCl2, क्लोरीन सेम है, यहाँ कॉपर +1, यहाँ कॉपर +2, आ गया जवाब अपने आप। हम समझ सकते हैं जिसमें चार्ज ज्यादा है वहां पर लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो लैटिस एनर्जी की सही प्रॉब्लम इस बेसिस पे सॉल्व हो जाएंगी। ऐसे ही हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में बात करें, हाइड्रेशन एनर्जी पे क्वेश्चन पूछते हैं। जब भी किसी चीज को पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो वाटर के मॉलिक्यूल उसको चारों तरफ से सराउंड करते हैं और वहां पर एक हीट निकलती है जिसको हाइड्रेशन एनर्जी के नाम से पहचानते हैं। अब हाइड्रेशन एनर्जी का फैक्टर भी सेम है NaCl की लैटिस एनर्जी की तरह, स्मॉलर द साइज हायर इज द हाइड्रेशन एनर्जी। अगर आपसे कहें लिथियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो एनायन सेम है, कैटायन आपने देखना है, लिथियम का साइज छोटा है, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो इस तरह से आप हाइड्रेशन एनर्जी की बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और जैसे कि मैंने एस ब्लॉक के लेक्चर में भी सिखाया था आपको कि सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आते हैं तो जितनी लैटिस एनर्जी कम होती है सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। अब आप लैटिस एनर्जी में कंपेयर करना सीख गए हो, NaCl KCl, लैटिस एनर्जी ज्यादा किसकी, NaCl की, कम किसकी, KCl की। जिसकी लैटिस एनर्जी कम है वो ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगा। एक्सेप्शन सिर्फ एक ही थे, सल्फेट, सल्फेट के अलावा और कोई एक्सेप्शन नहीं था। तो देखो जहां तक क्लासिफिकेशन की बात है ये वो चैप्टर भी हमारा हो जाएगा, पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाला चैप्टर भी हो जाएगा। बस इस तरह से इन चीजों को याद करते रहो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम
आपको यहाँ पर हरगिज नहीं आएगी। तो ये जो हमने जनरल ट्रेंड बताया है उसको याद रखना। फिर बारी आती है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो पीरियड में भी बढ़ती है, ग्रुप में भी बढ़ती है। जनरली अगर कोई चीज पीरियड में बढ़ती है तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, लेकिन एक प्रॉपर्टी है जो पीरियड में भी बढ़ती है, डाउन द ग्रुप भी बढ़ती है, और वो है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन ये पीरियड में भी बढ़ते हैं, ग्रुप में भी बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी न्यूक्लियर चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी जो दोनों ही डायरेक्शन में बढ़ती है, दोनों ही डायरेक्शन में इंक्रीज होती है। इस बात को आपने अच्छे से याद रख लेना है। उसके अलावा मैं अब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बता देता हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कोई भी मेटल, जनरली ये शब्द मेटल के लिए इस्तेमाल होता है, नॉन मेटल में भी आता है, लेकिन अभी मैं मेटल के बारे में बात कर रहा हूँ। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है ऑक्टेट के लिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड फॉर बॉन्डिंग, मैं ये कह सकता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड फॉर बॉन्डिंग। अगर मैं ग्रुप नंबर 1 की बात करता हूँ, ग्रुप नंबर 1 की बात करता हूँ, अब ग्रुप नंबर 1 में सपोज आपके पास लिथियम है 2 1, आपके पास सोडियम है 2 8 1। तो यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आएगी, कुछ सोचना ही नहीं है। ग्रुप नंबर 2 की बात करता हूँ, यहाँ भी किसी भी तरह का एक्सेप्शन नहीं है, हर एक के पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जब हम एस ब्लॉक पी ब्लॉक की बात करते हैं तो हम ट्रांजिशन एलिमेंट को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल होते हैं। सीधा ग्रुप 13 पे आ जाओ। ग्रुप 13 में जैसे आपके पास है सपोज बोरॉन है, दैट इज 1s2 2s2 2p1 है, या आपके पास एल्यूमिनियम है, दैट इज 1s2 2s2 2p6, और ये 3s2 3p1। अब देखिए इनके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगी। कॉन्फ़िगरेशन है 2 3, कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 3, एक जैसा कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि वैलेंस शेल है थर्ड शेल, वैलेंस शेल है आपके पास थर्ड शेल, जैसा कि दिख रहा है थर्ड शेल यहाँ पे वैलेंस शेल है। अब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वैलेंस शेल से, कैसे कैसे होगा देखो, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा ऑक्सीडेशन स्टेट +1, 2 और चले जाएंगे, टोटल 3, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और +3। तो ग्रुप नंबर 3 की होगी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक हुई +1 एक हुई +3। अब सवाल उठता है इनमें से स्टेबल कौन है। ग्रुप नंबर 13 में जो एलिमेंट हैं वो एलिमेंट हमारे पास हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये एलिमेंट हैं। अब अगर पूछेंगे पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो जवाब हो गया +1 और +3, ये जवाब हो गया। अब इनमें से स्टेबल कौन है, कॉमन सी बात है, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाने के बाद इनमें से हर एक के पास ऑक्टेट आएगा, इसीलिए मोस्ट स्टेबल स्टेट कौन सी होगी, +3। तो यहाँ पर याद रखो आगे तक के लिए कि ग्रुप नंबर 13 में लास्ट मेंबर को छोड़ दो, सभी के लिए +3 स्टेट पॉसिबल है, स्टेबल है। पॉसिबल कितनी है, +1 एंड +3, लेकिन स्टेबल कौन सी है, +3। लेकिन लास्ट मेंबर के अंदर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, और इसका रीजन होता है ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। ये ट्रेंड ग्रुप 13 14 15 तीन ग्रुप के अंदर दिखाई पड़ता है। ऐसे ही अगर मैं ग्रुप नंबर 14 की बात करता हूँ, लेट मैंने सिलिकॉन ले लिया, यहाँ 1s2 2s2 2p6, देन इट इज 3s2 3p2। अब आप समझ सकते हो कौन कौन सी स्टेट पॉसिबल हैं, यानी कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो सकता है। पहले p के इलेक्ट्रॉन +2, फिर ये s भी चला गया +4, तो टोटल 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल हैं। अब इसके मेंबर हैं आपके पास कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये हैं। अब इन सभी के लिए पॉसिबल है +2 और +4, लेकिन स्टेबल कौन सा है, 4 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ऑक्टेट आएगा, तो इन सभी मेंबर के लिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी +4 स्टेबल है, लेकिन लेड के लिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी +2 स्टेबल है। और रीजन हो गया ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट, ऐसा रहेगा। ऐसे ही ग्रुप नंबर 15, वहां है हमारे पास, जैसे हम कहें फास्फोरस, फास्फोरस को लेते हैं यहाँ पर, और फास्फोरस के अंदर अब आप जान लीजिए कि फास्फोरस में क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये कॉन्फ़िगरेशन है, और 2 8 5 लिखते हैं। अब देखो 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस +3, 2 और चले गए +5, तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 एंड +5, लेकिन 5 का लॉस करने के बाद ऑक्टेट, तो इसके मेंबर देखो क्या क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये हैं। इन सभी के लिए +5 स्टेट स्टेबल है, लेकिन बिस्मथ के लिए +3 स्टेट स्टेबल है, और रीजन है वहां पर क्या, रीजन है इनका इनर्ट पेयर इफेक्ट, इस वजह से। तो आपने
हर एक में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का लॉस करके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। सभी मेंबर के लिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, लेकिन लास्ट वाले के लिए लोअर। ये सिर्फ और सिर्फ थैलियम और लेड और बिस्मथ तीन ही के अंदर इनर्ट पेयर इफेक्ट शो किया जाता है, बाकियों के अंदर नहीं होता। जहां तक ग्रुप नंबर 16 है, तो ग्रुप नंबर 16 में 2, 4, 6 ये ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती हैं। ग्रुप नंबर 17 में 1, 3, 5, 7 इनको डायरेक्ट याद कर लो, 2, 4, 6 और 1, 3, 5, 7 ये ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पर देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो अब आप यहाँ पर उसका जवाब अच्छे से जानते हैं, वो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। फिर बारी आती है कोवैलेंसी की। कोवैलेंसी का मतलब होता है कोई एलिमेंट कितने कोवैलेंट प्लस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। हम कई बार इसको ये मानते थे कि कितने कोई कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, अब कोवैलेंट प्लस कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोवैलेंसी हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है कॉमन, एक होती है हायर। कॉमन कोवैलेंसी का मतलब है कोई एलिमेंट कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में, ताकि वो कोवैलेंट बॉन्ड बना सके, उसे हम कॉमन कोवैलेंसी कहते हैं। जैसे आप देखें सल्फर, सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 ये है, फिर इसके पास है 3s2, इसके पास है 3p4, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है हमने देखा, और फिर थर्ड में डी सब शेल वेकेंट होती है, ये भी देखा। अब देखो कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे। अब यहाँ पी सब शेल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, जैसे H2S 2 बनाता है। फिर एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला जाएगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं एक्साइट कर देता हूँ, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन उठ के इधर चला गया, तो आप समझ पाओगे अब कितने हो गए 4 अनपेयर्ड, और 4 अनपेयर्ड का एग्जाम्पल मतलब हो गया SO2, 4 बॉन्ड बने हैं, या SF4 ये आ गया। अब एक और इलेक्ट्रॉन उठ के चला गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, 6 हो गए। तो अगली कोवैलेंसी 6 की है, जैसे SF6 या SO3, तो ये इस तरह से बॉन्ड बना सकते हैं। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में, अगर मेरे पास सल्फर की जगह फास्फोरस होता और उसके कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते, तो अब आप समझ सकते हैं फास्फोरस के केस में हम क्या करते, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब 3 बॉन्ड यहाँ बना सकता था, ये एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट हो जाता तो 5, तो इनकी कॉमन कोवैलेंसी कितनी हुई 3 और 5। इस तरह से किसी की बता सकते हो। अगर आपके पास क्लोरीन होता, क्लोरीन अगर होता तो क्लोरीन के केस में क्या करते, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन हमें पता होना चाहिए, और उस कॉन्फ़िगरेशन के बाद बड़ी आसानी से आप उसको बता सकते हो। क्लोरीन के केस में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कोवैलेंसी 1 होगी, फिर एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, एक इधर आ गया अगर एक्साइट होके, तो अब आप समझ सकते हो यहाँ से एक चला गया, 3 हो गए, तो 3 कोवैलेंसी हो गई, ClF3 बनाता है। एक और इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, यहाँ से चला गया और ये वहां पहुंच गया, तो इस तरह से 5 हो गए, तो 5 की होगी। एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट हो गया, इधर चला गया, और हम समझ सकते हैं अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 7, और कोवैलेंसी कितनी हो गई 7, तो 1 3 5 7 ये कोवैलेंसी होती है। हायर कोवैलेंसी का मतलब होता है कोई भी एलिमेंट कितने कोवैलेंट प्लस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, उसे उसकी हायर कोवैलेंसी के नाम से पहचानते हैं। अब हायर कोवैलेंसी में याद रखो जनरली ये बराबर होती है मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस 1। मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इसके बराबर होती है, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन में याद रखना कार्बन एंड फ्लोरीन, यहाँ पर ये नंबर ऑफ मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। इनमें +1 नहीं करते, बाकी सभी में +1। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने पूछा हायर कोवैलेंसी कितनी होती है। नाइट्रोजन के पास मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, 3 + 1 4, जैसे कि NH4 पॉजिटिव के अंदर इसकी कोवैलेंसी 4 होती है। ऑक्सीजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं, 2 + 1 कितना हो गया 3, जैसे H3 पॉजिटिव यहाँ ये होता है। सल्फर में पूछा जाए, सल्फर के पास मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में 6, 6 + 1 कितना हुआ 7। अगर मैं हैलोजन की बात करूं, हैलोजन में मैक्सिमम 7 होते हैं, +1 8, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें याद रखना है मैक्सिमम हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d3। sp3d3 का मतलब 7 बॉन्ड बन सकते हैं, 7 से ज्यादा नहीं। तो हैलोजेंस के केस में याद रखना है इट इज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हैलोजन फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम
वही उसकी हायर कोवेलेंसी कहलाई जाती है। तो मैं अब आपको एक ही शॉट के अंदर बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ, मैं आपको सारे कंसेप्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे बता चुका हूँ। जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप शायद इस बात को जानते हैं, सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड वो होता है जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैपिंग से बनता है, उसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। शायद इस बात को आप जानते हैं। एस ऑर्बिटल हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अब पी सब शेल के अंदर जेड एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होता है। अगर आपसे कहा कि एक्स एक्सिस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है या वाई एक्सिस इंटर न्यूक्लियर है या कुछ भी नहीं कहा, अगर कुछ भी नहीं कहा तो आपने जेड एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर मानना है, तो पीजेड वहां बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड, पीएक्स पी वाई नहीं बनाएंगे। ऐसे ही डी सब शेल में डीजेड स्क्वायर बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसे ही अगर आपके पास एक px है, दूसरा px है, तो ये लेटरल ओवरलैप हो सकते हैं, पाई बॉन्ड बना सकते हैं। अगर एक आपके पास py है, दूसरा py है, वो भी पाई बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक px दिया गया है, एक py दिया गया है, तो दोनों के एक्सिस अलग अलग हो जाने की वजह से इसको हम जीरो ओवरलैप के नाम से पहचानते हैं। तो जीरो ओवरलैप अगर कहते हैं तो हमारे पास उसका जवाब है, जीरो ओवरलैप का मीनिंग हम यहाँ अच्छे से जानते हैं, इसको समझिएगा। अब ऐसे ही इनऑर्गेनिक के अंदर एक छोटे से कंसेप्ट को यहाँ पर और जान लीजिए, और वो कंसेप्ट है बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड। याद रखिएगा, जैसे साइज के बारे में बात करें, जिसका साइज जितना बड़ा होता है उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होती है। किसी एटम का साइज जितना बड़ा होता है उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होती है, और जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है उतनी बॉन्ड एनर्जी कम होती है। उतनी बॉन्ड एनर्जी कम यानी अगर बड़ा बॉन्ड होगा आसानी से नहीं टूटेगा, छोटा बॉन्ड होगा आसानी से टूट जाएगा। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी कम है। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, आसानी से रिएक्ट करेगा। बड़ा बॉन्ड है और वहां पर वो टूट जाएगा तो आसानी से रिएक्ट करेगा, और इसकी वजह से क्या हो गया, उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग नेचर कह लो या रिड्यूसिंग कैरेक्टर कह लो हाइड्राइड का। जैसे आपसे पूछते HF और HCl कौन है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो भाई जिसका साइज बड़ा है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है HCl। ऐसे ही एसिडिक कैरेक्टर के बारे में बात करें कि भाई जिसका साइज बड़ा होगा आसानी से बॉन्ड टूटेगा और वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिडिक स्ट्रेंथ को, एसिडिक नेचर को यहाँ पर शो करेगा। अब मैंने एक ही शॉट में आपको काफी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ बता दी हैं, एक ही शॉट के अंदर आप काफी सारी प्रॉपर्टीज को जान चुके हो। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि भाई एक तरफ HF है, एक तरफ HCl है, HBr है, HI है, इनको पहले आपने बॉन्ड लेंथ में अरेंज करना है। तो बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली टू साइज, साइज जानते हो HF का साइज छोटा होता है, तो HF की बॉन्ड लेंथ सबसे कम, फिर HBr, फिर HI, इस तरह से हो जाएगा। फिर आपसे कहा भाई बॉन्ड एनर्जी में अरेंज करो, साइज इज इनवर्सली, जो साइज का ऑर्डर है उसके ऑपोजिट, यानी ये ऑपोजिट ऑर्डर आपका बॉन्ड एनर्जी के यहाँ पे आ जाएगा। फिर कहा कि भाई रिएक्टिविटी में अरेंज करना है, तो रिएक्टिविटी का तो साइज वाला ऑर्डर है, यानी HF, HCl, HBr, HI, ये ऑर्डर यहाँ पर बन जाएगा। फिर कहा कि भाई एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करो, एसिडिक नेचर डायरेक्टली टू साइज, तो यहाँ पर HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, इस तरह से। और फिर कहा कि रिड्यूसिंग नेचर में अरेंज करना है, तो रिड्यूसिंग नेचर का भी डायरेक्ट हो गया, यानी HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया और HI हो गया, इस तरह से इनको अरेंज करना है। तो अब आप देख लो बच्चों, मैंने आपको ये मान लीजिए कि 11th का जो क्लासिफिकेशन का चैप्टर था वो भी ऑलमोस्ट डन हो गया, बॉन्डिंग की भी ओवरऑल आइडिया हो गया, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, पी ब्लॉक के अंदर आने वाली मैक्सिमम क्वेश्चन के लिए बेस तैयार हो गया है। बस अब हमें क्या करना है, अब हमें इनके बेसिस पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो हमारा पी ब्लॉक ऑलमोस्ट डन, जीआईसी ऑलमोस्ट डन, क्लासिफिकेशन का चैप्टर ऑलमोस्ट डन। इस तरह से वन शॉट के अंदर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम चीजें यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। अब बारी है कुछ क्वेश्चंस की, अब बारी है कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट आइसोइलेक्ट्रॉनिक। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब हो गया जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। काउंट कीजिए, सोडियम के अंदर 11 होते हैं, मैग्नीशियम +2 में 10, तो ये तो हो नहीं सकता। इसमें 10 है, इसमें 10 है, इसमें 10 है, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। ये सभी की सभी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। द साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज डिपेंड्स अपॉन, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कह लो कोई भी कह लो, साइज डिपेंड करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड करता है प्रोटॉन के ऊपर। हमारा जवाब यहाँ पे प्रोटॉन रहेगा। देखिए अगर हम तैयारी कर रहे हैं जेईई एडवांस की, नीट की, तो वहां पर हमें कुछ लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन भी करने होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो लगते बहुत सिंपल हैं लेकिन उनका लॉजिक होता है, एनालिटिकल कैपेबिलिटीज होती हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आसान सी चीजों को ही सही लेकिन इनको करने की जरूरत है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिगेस्ट इन साइज, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। इनमें से सबसे बड़ा साइज किसका है? क्योंकि इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होने की वजह से इन सभी का साइज बराबर होगा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि साइज नंबर ऑफ प्रोटॉन के ऊपर डिपेंड करता है। बट इस करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज, यहाँ करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज क्या होगा? ये ग्रुप 13 के एलिमेंट है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। और यहाँ पर याद रखिएगा, वैसे तो जनरल ट्रेंड होता है कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, लेकिन गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा होता है, यानी बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम, ये ऑर्डर होता है। अब ये पहचान लो ये कहाँ पर आ रहा है, इससे मिलता जुलता ऑप्शन नंबर बी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ बनता है। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज? कार्बन, नाइट्रोजन। देखिए ये सारे के सारे एक ही पीरियड के एलिमेंट हैं, पीरियड में साइज डिक्रीज होता है, बस ग्रुप नंबर 18 का साइज ग्रुप नंबर 17 से बड़ा होता है। यानी अगर मैं कहूँ कार्बन है आपके पास, फिर नाइट्रोजन है, फिर आपका ऑक्सीजन है, फिर आपका नियॉन होता है, फिर आपका फ्लोरीन होता है, इस तरह से। अब इस बात को देख लीजिए कहाँ रिजेंबल, ये तो ए में ही रिजेंबल कर गया, तो यही आपका जवाब यहाँ पर बनेगा। साइज ऑफ जिरकोनियम एंड हैफनियम इज सेम। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आपको मालूम पड़ता है कि सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का साइज ऑलमोस्ट बराबर होता है, और उसका सिंपल सा कारण होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो सीधा सा ऑप्शन को देखिए कहाँ पर है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये सामने दिया गया है, यही आपका जवाब हो जाएगा। अब इनमें से किसका इफेक्टिव साइज ज्यादा होता है? जब कभी भी इफेक्टिव साइज टर्म आएगी तो इसका मतलब होगा पानी में साइज। पानी में टोटल साइज डिपेंड करता है कि आयन का साइज प्लस सराउंडिंग वाटर, इन सभी के साइज को मिला के हम इफेक्टिव साइज के नाम से पहचानते हैं। यानी जितना ज़्यादा हाइड्रेशन होगा, और हाइड्रेशन की अगर जहाँ तक बात है, अगर आप सभी को याद हो, हाइड्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, जिसमें चार्ज ज़्यादा होता है और दिख रहा है कॉपर प्लस 2 चार्ज ज़्यादा है, इसका इफेक्टिव साइज ज़्यादा होगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज, साइज का करेक्ट ऑर्डर अगर हमें देखना हो, कॉपर प्लस 1, कॉपर प्लस 2, हमारे पास करेक्ट ऑर्डर साइज का क्या रहेगा? कॉपर प्लस 1, कॉपर प्लस 2। लेकिन अगर आप कॉपर प्लस 1, कॉपर प्लस 2 देखते रहे तो गड़बड़ी हो जाएगी, आपको उसमें नीचे दिए गए एक्वस शब्द को भी देखना है। इन जनरल कॉपर प्लस 1, कॉपर प्लस 2 एक्वस मेंशन नहीं है, तो ये नॉन एक्वस में तो हम जानते हैं जिसपे चार्ज ज्यादा होता है उसका साइज छोटा होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कॉपर प्लस 2 छोटा होगा। ये एक्वस है और ये आपका नॉन एक्वस है। एक्वस में पानी के में मिलाने की वजह से इसका साइज बड़ा होना चाहिए। कॉपर प्लस 1, कॉपर प्लस 2, ये हमारा जवाब यहाँ पर आएगा, क्योंकि इसमें चार्ज ज़्यादा है, चार्ज ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे और इसका इफेक्टिव साइज यहाँ पे बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज। फिर से दोबारा से साइज के बारे में आपसे पूछा गया है, आप बहुत ध्यान से देखिए। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, हमने बताया नियॉन का साइज फ्लोरीन से बड़ा होता है, ये नहीं हो सकता। नियॉन सबसे बड़ा भी नहीं होता, नियॉन बस फ्लोरीन से बड़ा होता है, ये हमारा ऑप्शन बनेगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज, सल्फर ग्रेटर देन ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम ग्रेटर देन ऑक्सीजन, फास्फोरस ग्रेटर देन नाइट्रोजन। तो जहां तक करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज की बात है, ए और सी दोनों ही करेक्ट हैं। सल्फर का साइज भी ऑक्सीजन से बड़ा होता है, फास्फोरस का साइज भी नाइट्रोजन से बड़ा होता है। तो इस तरह से हमारा ये ऑर्डर यहाँ पर आ जाएगा। द करेक्ट ऑर्डर साइज, सल्फर बिगर देन सेलेनियम, एल्यूमिनियम बिगर देन गैलियम, फास्फोरस बिगर देन आर्सेनिक। अब अगर आपको याद हो, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ बनता है। और देखिए यहाँ पर तो ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट थे आपके, क्योंकि एल्यूमिनियम भी गैलियम से बड़ा होता है, और इधर इनमें आपका एल्यूमिनियम गैलियम से बड़ा ये साइज। मोर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब न्यूक्लियस का एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना साइज स्मॉलर होगा, तो इस तरह से ये हमारा ऑप्शन बनेगा। उसके अलावा अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ साइज पूछा गया है, एलिमेंट गिवन है। अब x 11 है, 11 का मतलब कॉन्फ़िगरेशन 2881, y 19 है, 19 का मतलब x 11 का मतलब हुआ आपके पास कॉन्फ़िगरेशन 281, और y 19 है और y का कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2881, और उसके अलावा ऑक्सीजन 8 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ 26, बेरिलियम है आपका 4, इसका कॉन्फ़िगरेशन 24। मैंने आपको सिखाया था जितने ज़्यादा नंबर ऑफ शेल होती है उतना बड़ा साइज होता है, ज़्यादा शेल y में है तो y का साइज सबसे बड़ा होगा, फिर आपका x का साइज होगा। इनमें शेल बराबर हैं, जिनमें शेल बराबर होती हैं जिसका एटॉमिक नंबर कम उसका साइज बड़ा होता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कम है, और इस तरह से ये ऑर्डर चेक कर लीजिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, ये
होगा करेक्ट। तभी मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी, क्योंकि थ्योरी पढ़ाने के बाद फिर हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएंगी, क्योंकि थ्योरी को हमने बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के अकॉर्डिंग पढ़ा है, तो वहाँ दिक्कत हमें नहीं आएगी, ध्यान रखना। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में आपको सिखा चुका हूँ मैं, क्या क्या देखना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी में क्या क्या मालूम होना चाहिए। अब आइए इस बेसिस पे सॉल्व करते हैं ये कुछ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी? तो आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, जिसका साइज छोटा होगा। अभी बताया था मैंने आपको, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इनमें साइज का ऑर्डर क्या था? बोरॉन, बोरॉन के बाद गैलियम, गैलियम के बाद एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। ये साइज का ऑर्डर है, तो आयनाइजेशन एनर्जी साइज के ऑपोजिट यानी गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि गैलियम का साइज छोटा है। विच रिक्वायर हाईएस्ट एनर्जी, यानी ए नेगेटिव में से ए निकालना, ए ये एक इलेक्ट्रॉन निकलने पे जाएगा, ए से A+1 बनाना, ये भी एक इलेक्ट्रॉन निकलने पे जाएगा, A+1 से A+2 बनाना, ये भी एक इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिए, एनायन में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है और इसके लिए लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, लेकिन न्यूट्रल में से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसको हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और मोनो पॉजिटिव में से इलेक्ट्रॉन निकालना, ये आपकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होती है, तो हमारा जवाब है सी, क्योंकि मोनो पॉजिटिव में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस हाई डिफरेंस इन IE1 IE2? इनमें से IE1 और IE2 का डिफरेंस कहाँ होगा? तो सीधी सी बात है, जहां पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, जहां दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट में से निकलेगा। 281 2881 और ये है 282। अब सीधी सी बात है, अब सोडियम में देख लो, पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट में से निकलेगा, और क्योंकि ऑक्टेट में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, तो हमारा जवाब है ए। किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है कि पोटेशियम क्यों नहीं? अरे पोटेशियम का साइज तो सोडियम से बड़ा है, पोटेशियम तो वैसे भी नहीं हो सकता, तो सोडियम है जहां IE1 और IE2 के अंदर ज्यादा डिफरेंस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी? मैंने अभी बताया था, एनायन में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, तो ये तो इजी है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट रहेगी इस तरह से। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस हाई वैल्यू ऑफ IE2? IE2 किसकी ज्यादा है? अब आपके पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3, ये है आपके पास। ऑक्सीजन है आपके पास 1s2 2s2 2p4, ये कॉन्फ़िगरेशन हुआ, दिस इज 2p4। और कार्बन होता है 1s2 2s2 2p2, या मैं एक्साइटेड स्टेट भी रख लूं तो भी मुझे पता होना चाहिए। यहाँ पर पूछा है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। जी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। अब जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, जिसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा उसी की एनर्जी ज्यादा है। हम देख रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 2p3 एग्जैक्टली हाफ फील्ड, और यहाँ से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। आगे अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस हाई वैल्यू ऑफ IE1? ये हमें जवाब देना है। हाई वैल्यू ऑफ IE1 किसकी होगी ये आपको बताना है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि नियॉन, ऑक्सीजन और कार्बन, नियॉन में ऑक्टेट है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ये जवाब हमारा यहाँ पर आ गया है। अगला, इनमें से फिर दोबारा से किसकी हाई वैल्यू है? न्यूट्रल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना, +1 में से +2 एंड सो ऑन। मैंने कहा +1 में से +2 बनाना है, ज्यादा मुश्किल होता है। दूसरा, O+1 का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखेंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आपका एग्जैक्टली हाफ फील्ड, तो इसमें से एनर्जी ज्यादा लगती है, इस वजह से इसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे आप धीरे धीरे हर क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए, समझते जाइए, बात होती जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस हाई पेनिट्रेशन पावर? पेनिट्रेशन पावर मतलब कौन ज्यादा अंदर तक है। जहां तक सबशेल की बात है, पहले S होती है, फिर P होती है, फिर D होती है, तो S सबशेल का पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा माना जाता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्सेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये मैं सिखा चुका हूँ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, गेन एंथैल्पी क्या है, इसके बारे में बता चुके हैं। अब इसके बारे में क्वेश्चन, हाई पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब होता है किसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की लीस्ट टेंडेंसी है।
देखो नेगेटिव वैल्यू का मतलब होता है किसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की हाईएस्ट टेंडेंसी है, और पॉजिटिव का मतलब होता है किसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की लीस्ट टेंडेंसी है। जवाब है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन का हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। आगे हाई वैल्यू ऑफ डेल्टा Eg फॉर, अब हाई नेगेटिव का मतलब किसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है। टॉपिक सॉल्व करते वक्त मैंने बताया था आपको ये क्लोरीन होता है, क्योंकि फ्लोरीन की बजाय क्लोरीन की टेंडेंसी ज्यादा होती है। फर्स्ट और सेकंड मेंबर का मैंने अभी आपको डिफरेंस बताया था। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नेगेटिव वैल्यू, इनमें से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का नेगेटिव वैल्यू ऑक्सीजन फ्लोरीन नहीं हो सकता, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करता है। फ्लोरीन क्लोरीन नहीं हो सकता, ये हम जानते हैं। आयोडीन क्लोरीन भी नहीं हो सकता, आयोडीन का साइज बड़ा है। फास्फोरस नाइट्रोजन, ये मैंने एक्सेप्शन में बताया था कि ग्रुप नंबर 15, 16, 17 में सेकंड मेंबर की वैल्यू फर्स्ट मेंबर से ज्यादा होती है। तो हमारा जवाब ये आपका रहेगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा EGH, डेल्टा EGH की पॉजिटिव वैल्यू यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की लीस्ट टेंडेंसी। अब फास्फोरस की टेंडेंसी ज्यादा होती है, क्लोरीन की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन की टेंडेंसी इसके कंपैरिजन में कम होती है। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर बन के तैयार है। इस तरह से इसको करना है आपको। ऐसे ही फर्दर फजांस रूल, ये हम बता चुके हैं, मैं याद दिला देता हूँ। फजांस रूल में क्या कहा था, साइज ऑफ कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर आपको कहा था, और साथ में कहा था साइज ऑफ एनायन, जितना एनायन का साइज बड़ा होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, ये बताया था। लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी के फैक्टर सेम है, इसमें हमने पढ़ा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ये कहा था। और फिर हमने कहा था कि जितनी लैटिस एनर्जी कम होती है सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। इन दोनों टॉपिक को याद रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको दोनों टॉपिक अच्छे से याद होने चाहिए। आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होता है फिनोमेना इन विच कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, ऐसे कंपाउंड उनका स्ट्रक्चर सेम होता है। कैसे पहचानोगे आप, जिनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सेम हो, यानी जहां पर इलेक्ट्रॉनिक, ये लिखा है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सेम हो। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का मतलब है जिनका कॉन्फ़िगरेशन सेम हो, उन वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे NaF देखो, सोडियम सोडियम +1 28, फ्लोरीन 28, MgO मैग्नीशियम +2, ये भी होगा 28 और ये भी होगा 28, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो ये आइसो स्ट्रक्चर कहलाए जाएंगे। ऐसे ही इन बाकी कंपाउंड में भी देख लो, KCl ये पोटाशियम होता है 288, क्लोरीन होता है 288, ऐसे ही K2S में पोटाशियम होता है 288, सल्फर होता है 288, तो इन सभी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, या आइसोमॉर्फिक स्ट्रक्चर कहलाया जाता है। अब बारी अगले क्वेश्चन की, NH4Cl हैज विच टाइप ऑफ बॉन्ड। जहां तक NH4Cl की बात है, ये टूटता है, NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यानी आयनिक बॉन्ड तो है ही। उसके अलावा NH4 पॉजिटिव में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है, तो हम कहेंगे कोऑर्डिनेट भी है, कोवेलेंट भी है, आयनिक भी है, ऑल ऑफ दीज, ये हमारा जवाब यहाँ पर बना। ऐसे अगला क्वेश्चन है कि लैटिस एनर्जी डिपेंड्स अपॉन, चार्ज पे डिपेंड करती है, साइज पे डिपेंड करती है, हाइड्रेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कहना सही नहीं, तो आप इन दो के ऊपर मार्क करें A और B, ये यहाँ पर इसका जवाब आएगा कि लैटिस एनर्जी इन दो बातों पे डिपेंड करती है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अगले क्वेश्चन पे ध्यान दें। मैक्सिमम लैटिस एनर्जी किसकी है, तभी बताया इनवर्सली टू साइज, डायरेक्टली टू चार्ज, और बस इसी का कंपैरिजन, क्लोरीन क्लोरीन सभी में सेम है, तो आपको कैटायन देखना है। सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सीजियम, सबसे छोटा साइज होता है एल्यूमिनियम का, सबसे ज्यादा चार्ज भी एल्यूमिनियम पे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आएगा। ऐसे ही अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन ये गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। H2O2, इसमें सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड है। NaCN, Na पॉजिटिव, Cn नेगेटिव और Cn नेगेटिव, इस तरह से ये हमारा जवाब, इसमें आयनिक भी हैं, कोवेलेंट भी हैं, ये हमारा आंसर यहाँ पर आता है। अब इन क्वेश्चन को देखिए, इनका जवाब जानते हैं। एटम कंबाइंस फॉर, कोई भी दो एटम आपस में कंबाइन करते हैं, इसका कारण ऑक्टेट नहीं, ऑक्टेट का कंसेप्ट तो पुराना कंसेप्ट हो गया जो अब नहीं माना जाता। इसका मेन कारण होता है अपनी एनर्जी को डिक्रीज करना, क्योंकि हर एक सिस्टम हमारे यूनिवर्स में लोअर एनर्जी के लिए वर्क करता है, तो आपको हमेशा इस पे जवाब देना है। बॉन्ड फॉर्म बाय एक्सक्लूसिव शेयरिंग, आयनिक बॉन्ड बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से,
कोवेलेंट बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग से, और ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी डेटिव बॉन्ड होता है जो एक्सक्लूसिव शेयरिंग से बनता है। बॉन्ड फॉर्म बाय बिटवीन एक्स एंड एटॉमिक नंबर 35। अब अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो, ये मेटल है और 35 वाला नॉन मेटल, 35 ब्रोमीन का है और 30 जिंक का, और मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। अब है फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड X और Y। देखो X जिंक है, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन 2 8 18 2, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है, यानी जिंक की वैलेंसी होगी 2। ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 7 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, वैलेंसी 1। ये इधर, तो ये क्या बना ZnBr2, यानी XY2 ये बनेगा। ऑप्शन नंबर ए आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है। अब ये NaCl KCl का तो साइज बड़ा है, हो नहीं सकता। कैल्शियम मैग्नीशियम से बड़ा ये नहीं हो सकता, तो आपका जवाब MgCl2 ये आपका आंसर यहाँ पे बनता है। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब जरा एक इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखिए। यहाँ ये पूछा गया है कि इन हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जैसे कि आप जानते हो टेट्राहेड्रल, लेकिन भूलो मत टेट्राहेड्रल है मीथेन का, लेकिन वहीं पर अमोनिया भी होता है जिसका पिरामिडल होता है, वहीं पर वाटर भी होता है जिसका बैंड शेप। तो sp3 में होगी टोटल 3 शेप, टेट्राहेड्रल, पिरामिडल, बैंड शेप। ऐसे ही sp3d इसकी बेसिक शेप जैसे PCl5 में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, वहीं पर इसकी शेप SF4 के अंदर सीसॉ शेप या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होती है। इसके अलावा आपके पास ClF3 टी शेप, इसके अलावा XCF2 लीनियर। तो यहाँ पर 4 तरह की शेप पॉसिबल हैं। इस तरह से sp3d2 जैसे SF6 के अंदर ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल को हम स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ही XUF2 के अंदर XUF4 के अंदर स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल होती है। ऐसे ही XCF4 के अंदर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, sp3d2 में ये 3 तरह की ज्योमेट्री पॉसिबल है। अब यहाँ पर IF7 यानी अगर मैं कहूँ पेंटागोनल बाइपिरामिडल, उसके अलावा EF6 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रन। तो इन मेन हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री को आपको याद रखने की जरूरत होगी, ये अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। ये जवाब आपने दे दिया। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैक्सिमम क्वेश्चन को हम यहाँ पर समेटते जा रहे हैं, इनका जवाब हम यहाँ पे कलेक्ट करते जा रहे हैं। प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करते करते चीजें सॉल्व होती जाएंगी, याद रखना। अब ये आपको मैं MOT यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरम बता दूं। यहाँ ये है बॉन्ड ऑर्डर और ये है आपके इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा, ये पीक्स बनाने याद रख लो कि एक पीक आपने ये 1 के कॉरस्पॉन्ड है, दूसरा भी और तीसरा पीक 14 के कॉरस्पॉन्ड है। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ये काउंटिंग को करना स्टार्ट कर दीजिए। ये 9 10 11 हर एक के कॉरस्पॉन्डिंगली इस काउंटिंग की प्रैक्टिस कर लो। फिर 15, फिर 16, फिर 17, 18। ये है आपके पास सम ऑफ एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉन कह लो। इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ पर मान लो। अब कहने का मतलब है अगर किसी के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 होगा। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया H2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर बताना है, तो आप H2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन देख लो। हाइड्रोजन में 1 होता है, दूसरे हाइड्रोजन में भी 1 होता है, लेकिन +1 की वजह से इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 1 है। टोटल इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 0.5। अगर मैं कहता हूँ H2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, और 2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया यहाँ पे 1। फिर मैं कहता हूँ C2, 1 कार्बन पे 6, 2 पे 12 अगर है हमारे पास, तो 12 का कितना हो गया बॉन्ड ऑर्डर 2। हमारा डायरेक्ट जवाब आएगा। ऐसे कहते हैं N2 में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 3, ये हमने देख लिया। ऐसे ही अगर आपसे कहते हैं, अगर आपसे सपोज यहाँ पर ये कहा जाता है, मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर ये कहते हैं आपसे NO में इलेक्ट्रॉन काउंट करो 7 और 8 कितने हो गए 15। अगर 15 इलेक्ट्रॉन है तो देखो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2.5 आ गया। अगर OF नेगेटिव हो, अब OF नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए देखो 9 and 9 18 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 1 दिख रहा है। तो कोई भी स्पीशीज दी जाए आपका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। और ध्यान रखना है बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी को कंपेयर करना हो, आपसे कहें NO एंड OF नेगेटिव कौन होगा ज्यादा स्टेबल, इसकी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। और बॉन्ड ऑर्डर अभी आपने देखा
NO का कितना आया 9.2.5 और इसका 1, तो हम कहेंगे ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस तरह से इस छोटी सी ट्रिक से आप बहुत आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे सपोज हम आपको देते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, देखते हैं क्या जवाब। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल, आप बस उसी टेबल का इस्तेमाल करें। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल अपने आप समझ में आ जाएगा क्या रहेगा। हीलियम के बाद टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन के लिए हमने भी बताया था 0। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 ये भी हमने बताया था 1। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 सॉल्व करके दिखाया था O2 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व करके देखो, इस तरह से आएगा। डायमैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो इनका, अपने आप आपके पास आंसर आते चले जाएंगे। छोटे छोटे से ये क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप इनका जवाब बता सकते हैं। बी एंड सी हो गया, जो द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखते ही जवाब आएगा। और ऐसे ही इसके अंदर जो द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक, यहाँ भी जवाब इसी तरह से आ पाएगा। फर्दर इस MOT के अंदर मैं कुछ बातें आपको यहाँ पर और बता दूं। आपको इनमें बताना है कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये तो आप अपना उसी जनरल टेबल के बेसिस पे बता दीजिए, CO और NO। मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो है CO पॉजिटिव, ये हमेशा से एक्सेप्शन होता है, इसको खास तौर पे ध्यान रखिएगा। CO कॉन्फ़िगरेशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन अलग ही होता है। सिग्मा स्टार 2s2 जो कि पहले आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, ये इसमें एक्सेप्शनली बाहर होता है। और CO+1 बनाते वक्त यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये कॉन्फ़िगरेशन। अगर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानते हो तो ठीक है, नहीं तो रट लो। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 और इसका बॉन्ड ऑर्डर 3.5, ये इकलौता एक्सेप्शन है जो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा और उसका जवाब आपको इसी तरह से यहाँ पर बताने की ज़रूरत होगी, ये जवाब आप दे पाएंगे। इस तरह से आपको ये बॉन्डिंग के बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस बता दिए, इन क्वेश्चंस को ध्यान रखिए, अच्छे से सॉल्व कीजिए, वैसे ही GIC पूरी तरह से सॉल्व होती जाएगी।